हेलो एवरीवन। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोगों ने बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एक करके हम लोग हर एक केमिकल प्रॉपर्टी को एलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ पाएं, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बहुत ज़रूरी हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग अब डिस्टिंग्विश करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स एंड रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो इनको हम एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहले मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बना के देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी पोटेशियम में हम ऑक्सीजन गैस डालते हैं तो वो हमें पोटेशियम ऑक्साइड बना के देता है। उसी तरह सोडियम के अंदर जब भी ऑक्सीजन की इनकॉर्पोरेशन होती है तो हमें सोडियम ऑक्साइड मिलता है। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, लेकिन जब भी हम इनको एक्सपोज करते हैं ऑक्सीजन में तो इनका शाइनी सरफेस बहुत ईजीली चेंज हो जाता है इनटू डल शेड। मतलब कि हमारा शाइनी सब्सटेंस जो है वो डल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस चेंज को फ्रॉम शाइनी टू डल इसको टर्निशिंग कहते हैं। इसी तरह हमारे एल्कली मेटल्स जो कि हमने डिस्कस किए, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और हमें मेटल ऑक्साइड बना के दे देते हैं। मैग्नीशियम जो कि एक एल्कली अर्थ मेटल है वो भी बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देता है। एल्यूमिनियम को जब हम एक्सपोज करते हैं एयर में या ऑक्सीजन में तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना के देता है, जिसको हम एल्यूमिना भी कहते हैं। और इस रिएक्शन के अनुसार जो सिल्वर वाइट कलर है एल्यूमिनियम का वो ग्रेइश इन अपीयरेंस होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कलर ग्रे कलर का होता है। जब कॉपर को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन कलर का मेटल है वो बहुत ईजिली रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बना के देता है विच इज़ ब्लैक इन कलर। रेडिश ब्राउन मेटल टर्न्स इनटू ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड। हमारे कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देते, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड। ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं और इनको हम नोबल या इनर्ट मेटल्स भी कहते हैं। अगर हम इनको हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ तब भी हमें ये रिएक्शन नहीं देंगे। इसीलिए ये मेटल्स एक्सेप्शंस हो जाते हैं जो ऑक्सीजन के साथ विगरसली तो क्या नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं देते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स जो कि बन रहा है आफ्टर द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। इनमें से कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर भी हैं जिनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर होते हैं। हमारे मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और इसीलिए हमारे ये दोनों मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जब भी हम इनको हवा में एक्सपोज करेंगे तो वो एट वंस फायर कैच करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि वाई सोडियम इज़ ऑलवेज सेव्ड या स्टोर्ड इन केरोसिन, because it is very reactive and as it is exposed to air it catches fire. अब हम बात करने वाले हैं reactions of metal with
water. तो जब हम water की बात करते हैं तो not every metal reacts with water in a similar ratio. हर एक metal की almost different reactivity रहती है पानी के साथ, जैसे कि कुछ metals हैं potassium और sodium के जैसे जो कि काफ़ी ज़्यादा reactive हैं और वो पानी के साथ बहुत ही violently react करते हैं. In fact, they catch fire also. और इसीलिए उनको हम केरोसिन में सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं. उसी तरह एक मेटल है मैग्नीशियम जो कि ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन हाँ अगर हम हॉट वाटर के साथ दें तो वो रिएक्शन कर देता है. तो इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट मेटल्स को और उनकी रिएक्टिविटी विद वाटर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. जब भी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है और साथ में रिलीज करता है एक गैस जो कि है हाइड्रोजन. तो इस रिएक्शन में जो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है और फिर से रिएक्शन दे करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है. तो ओवरऑल रिएक्शन में देखा जाए तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है और हीट एनर्जी रिलीज होती है. लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर. तो सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन दे देते हैं और बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करते हैं. सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं रिस्पेक्टिवली. साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी. अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विद वाटर. तो कैल्शियम जो है वो थोड़ा लेस वॉलेंटली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, और इसी तरीके से जब ये रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन जब भी हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देता है तो वो बहुत ही वॉलेंटली रिएक्ट करता है. अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद वाटर. तो एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद हॉट एंड कोल्ड वाटर. बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देता, ना ही हॉट वाटर के साथ ना ही कोल्ड वाटर के साथ. हालांकि ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. तो एल्यूमिनियम जब भी स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना के देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद वाटर. तो आयरन जो है वो पानी के साथ कोल्ड या हॉट कोई भी पानी हो दोनों के साथ ही बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल रिएक्शन देता है विच इज़ नॉट नोटिसेबल, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद हम इसे नोटिस कर सकते हैं. आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्शन देता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe3O4, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. अगर हम बात करते हैं जिंक मेटल की रिएक्शन विद वाटर, तो कोल्ड वाटर जो है वो जिंक के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ स्टीम के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओ जिंक मेटल की तो वो जिंक ऑक्साइड बनाता है, साथ में ही हम लोगों की हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि जब भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ने रिएक्शन दिया तो उन्होंने अपना हाइड्रोक्साइड बनाया, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन जब भी जिंक एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया, जिंक और एल्यूमिनियम ने, तो उन्होंने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना करके दिए. इसी तरीके से आयरन ने भी अपना ऑक्साइड बना के दिया, और वो इसीलिए क्योंकि इनके ऑक्साइड्स पानी में ईजिली सॉल्युबल नहीं हैं जो कि फर्दर रिएक्शन दें और हाइड्रोक्साइड बनाए. इसीलिए इन लोगों ने ऑक्साइड तक ही अपने आप को स्टॉप किया, नियंत्रित किया. अब यहाँ एक सवाल बन के आता है कि बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट दे स्टिल फ्लोट ओवर इट. व्हाई? सो इसका आंसर ये आएगा कि हालांकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही पानी से हैवी हैं, लेकिन जब भी हम उनमें पानी डालते हैं तो वो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना के देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है. और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है वो बबल्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है, और इन बबल्स के साथ जा कर के हमारे मेटल्स जो हैं वो स्टिक कर जाते हैं, इसीलिए वो पानी के टॉप पे फ्लोट करते हैं. सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. जहाँ तक रिएक्टिविटी का सवाल है तो हमारे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. तो इस टाइम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसके अकॉर्डिंग
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम काफ़ी रिएक्टिव हैं एंड सिल्वर और गोल्ड काफ़ी अनरिएक्टिव हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसको माइंड में रख के ही हमें आगे की चीज़ों को भी देखना है कि कौन सा मेटल काफ़ी रिएक्टिव होता है और रिएक्शन देता है और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्टिव कम होते हैं। सो आपके सामने जो नज़र आ रही है दैट इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज़। अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो अब बेसिकली डाइल्यूट एसिड्स पे हम फोकस करने वाले हैं और देखने वाले हैं जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो क्या बनता है। तो ये एक कॉमन रिएक्शन है कि जब भी हम मेटल में कोई डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो उसका एक रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट बनता है और साथ में अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने सोडियम मेटल लिया और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिला वो सोडियम का क्लोरीन के साथ एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसी तरह जब भी हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट की, तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। एक और रिएक्शन की एग्जांपल देते हैं, जब जिंक में हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो जिंक सल्फेट निकलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होती है। तो अब हमने कुछ रिएक्शंस देखी जिसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अपने मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं और हमें रिस्पेक्टिव क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट्स मिलते हैं। लेकिन एक और सवाल उठता है कि जब भी हम अपने किसी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती। तो इसके लिए सवाल बनता है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, व्हाई? अब हमें इसका आंसर करना है। तो देखिए, हमारा नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद रिड्यूस होते हैं। तो जो नाइट्रिक एसिड है जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है, लेकिन खुद वो रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन का ही कोई ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसीलिए जब भी मेटल की रिएक्शन होती है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होकर के वाटर बनाता है। कॉपर, गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो नोबल मेटल्स हैं, इसलिए ना ही वो वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं ना ही डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन देते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं फोर्थ सेट ऑफ रिएक्शंस, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। कहने का मतलब है हम मेटल्स लेने वाले हैं और मेटल्स की रिएक्शन किसी और सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट के साथ करने वाले हैं। मतलब कि कोई और मेटल सॉल्ट होगा जिसके साथ हम दूसरे मेटल की रिएक्शन करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन होती है। तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें एक लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो अपने सॉल्ट से हटा के एक मोर रिएक्टिव मेटल द्वारा डिस्प्लेस किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया आयरन जो कि एक मेटल है और उसके साथ हमने रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट की। ये कॉपर सल्फेट एक मेटल का सॉल्ट है। तो यहाँ पे आयरन जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है वो बहुत ही ईजिली कॉपर को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस करके खुद जाके जुड़ेगा और फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर जो है वो मेटालिक फॉर्म में रिलीज होगा। एक और रिएक्शन हम ले सकते हैं ऐसे ही, जिसमें हम एल्यूमिनियम मेटल को जब रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट मिलता है हमें और साथ में कॉपर इन द मेटालिक फॉर्म मिलता है। वैसे ही जब जिंक के अंदर हम कॉपर सल्फेट डालते हैं तो हमारा जिंक सल्फेट निकलता है और कॉपर मेटल हमें मिल जाता है। तो इन तीनों रिएक्शंस में हम बोल सकते हैं कि आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और इसीलिए वो बहुत ईजिली कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्ट में से। लेकिन क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कॉपर एक स्ट्रॉन्ग मेटल है और वो किसी और दूसरे मेटल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है? तो जी हाँ, एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जिसमें हम कॉपर को लेते हैं जब और उसमें सिल्वर सॉल्ट डालते हैं, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। तो कॉपर जो कि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है वो सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर मेटल रिलीज होता है। इसी प्रकार अगर हम इसकी ऑपोजिट रिएक्शन करें, जैसे कि
सिल्वर के अंदर अगर हम कॉपर सल्फेट डालें तो वहाँ पे हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती, सो इट गिव्स नो रिएक्शन। इसी तरह गोल्ड की रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ करें तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलती, और साथ ही अगर हम कॉपर को एल्यूमिनियम नाइट्रेट में भी डालेंगे तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगी और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हमें इस पूरे लेक्चर में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस लिखी जा रही हैं उनके नीचे, किसी भी फॉर्मूले के नीचे उसका नाम ज़रूर मेंशन करना है। साथ में जो भी बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, उनमें कौन सा वो प्रोडक्ट है, चाहे वो गैस निकल रही है वो भी हमें थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो उनका प्रूफ भी हमें देना है कि कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है या हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट्स हैं अगर, तो वो मुझे डाउट सेक्शन में पूछ सकता है, और अगर किसी को कोई सजेशन देनी है तो वो भी आप मुझे फ्रीली दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, and help me to bring many more subscribers to my channel. And I hope you people are enjoying. Thank you so much and take care. Have a nice day. Thank you.